और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। दो तरह के ऑर्गन पाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, जो एक तरफ से क्लोज्ड होगा और दूसरी तरफ से ओपन होगा इस तरीके से। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलेंगे। और दोनों तरफ से जो ओपन होगा इस तरीके से, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलेंगे। तो आज जो हमें करना है, हमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप करना है विच इज क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड एंड ओपन फ्रॉम अनदर एंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं। ये ऑर्गन पाइप या तो प्लास्टिक्स के बने होते हैं या वुडन ऑब्जेक्ट के बने होते हैं, जैसे फ्लूट होता है। तो फ्लूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। उसको भी हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कह सकते हैं। इसमें क्या करता है कि जो साउंड वेव्स होती है ना, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स होती हैं, वो बनती है। एयर कॉलम्स वाइब्रेट करते हैं, है ना, और स्टेशनरी वेव क्रिएट होता है। कैसा स्टेशनरी वेव? लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव क्रिएट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले स्टेशनरी वेव की इक्वेशन निकालेंगे इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम डिफरेंट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसीज होती है साउंड की या स्टेशनरी वेव की, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने स्ट्रिंग में किया था। तो चलो आगे शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव लेते हैं। मान लो मैंने इस तरीके से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बना दिया। ये मैंने एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर ले लिया मैंने x इक्वल्स टू l। इस तरीके से मैंने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ले लिया है। अब इसमें क्या करता हूँ? लेट इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सुपर इम्पोज वेव की इक्वेशन निकालेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंट हार्मोनिक्स इसमें पता करेंगे कि जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सो ऑन, इस तरीके से। तो वही सब चीज़ें हम इसमें भी करने जा रहे हैं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव। मान लो जो इंसिडेंट वेव है उसकी इक्वेशन ले ली हमने, y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हो गया। तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज y2 इक्वल्स टू a साइन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, जो उसकी रिजिड बाउंड्री है, वहां से जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है उसकी इक्वेशन क्या होगी? बाउंड्री। तो रिजिड बाउंड्री से जो वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी इक्वेशन हो जाएगी y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और प्लस पाई। क्योंकि हमें पता है कि जो रिजिड बाउंड्री से जो वेव का रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्टेड वेव इज 180 डिग्री अहेड देन इंसिडेंट वेव्स। ये हमने पहले रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में किया था। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव लिया था हमने स्टेशनरी रियर मीडियम से, यानी कि ओपन बाउंड्री से और क्लोज्ड बाउंड्री से, तो उसमें हमने देखा था कि जब रिजिड बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पर हमेशा जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो 180 डिग्री ज़्यादा होता है उसका फेस एज कम्पेयर टू इंसिडेंट वेव। ये हमने रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन ले ली फ्रॉम रिजिड बाउंड्री। अच्छा, इसमें 180 प्लस को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन आ गई। अब सुपर इम्पोज्ड वेव की इक्वेशन क्या होगी? बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाते हैं तो y हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2। इस तरह से y1 है हमारा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स, और रिफ्लेक्टेड वेव है a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी। अब इसमें से a कॉमन ले लेते हैं हम। a कॉमन लेने के बाद ये हमारा जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये हमारी ये हो गया। उसके बाद हम साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगाएंगे। मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, दोबारा बता देता हूँ कि कभी इस तरह से हो साइन ए माइनस साइन बी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो हम इसको यहाँ पर
यूज करेंगे साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 और इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो फिर हाँ, तो दिस विल बी इक्वल टू ए और क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2, दिस प्लस दिस, तो प्लस करेंगे तो के एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2 ओमेगा t बाई 2 और इंटू साइन दिस माइनस दिस, तो ओमेगा ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के एक्स माइनस 2 के एक्स हो जाएगा ये। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं इसमें हम, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया। लिख देता हूं उसको, देखो y इक्वल्स टू 2a माइनस 2a, माइनस को हम बाहर कर देते हैं क्योंकि साइन में अगर माइनस होता है, साइन इज अ ऑड फंक्शन, ऑड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2a और साइन को चलो पहले लिख देते हैं, साइन के एक्स और कॉस ओमेगा टी। तो ये हमारी सुपर इम्पोज वेव की इक्वेशन हो गई। जब रिफ्लेक्शन कहां से होगा, यहां से रिजिड बाउंड्री से जब इक्वेशन होगा, तो ये इक्वेशन हमारी सुपर इम्पोज वेव की आ गई। अब इसमें देखो क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर टाइम हम कोई लेते हैं, जैसे मान लो, मतलब इसको, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव और दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ वेव। तो क्या कहते हैं, फेज, वेव का फेज बोलते हैं इस चीज को। तो अगर हम एक पर्टिकुलर फेज लेते हैं वेव का, जैसे, और फेज पर्टिकुलर कब होगा, जब टी की वैल्यू फिक्स होगी। जैसे मान लो टी 0 ले लिया हमने, है ना, टी इक्वल्स टू मान लो टी बाई 4 ले लिया, व्हाट इज कैपिटल टी, टी इज द, अच्छा टी इक्वल्स टू मान लो टी बाई 4 ले लिया, कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, लेट द टी इज द कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ऐसे कुछ। तो अगर हम एक पर्टिकुलर फेज ले लेंगे तो y की जो वैल्यू है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन, ये x डिपेंडेंट है ना, x डिपेंडेंट है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी एक पर्टिकुलर फेज पे जो y होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, ये x डिपेंडेंट है, यानी कि x की वैल्यू इस तरीके से हो कि साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तो y की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, और x इस तरीके से हो कि साइन के एक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाए तो y मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर फेज में y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, तो x डिपेंडेंट है y, यानी वैसे y की वैल्यू x डिपेंडेंट भी है, टाइम डिपेंडेंट भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर एक पर्टिकुलर फेज ले लो, यानी टाइम फिक्स ले लो, तो उसको तो कांस्टेंट कर दिया हमने, तो इसका मतलब उस केस में जो y की वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का फ्रॉम द मीन, ये x डिपेंडेंट है, यानी जो इसका एम्पलीट्यूड है वो x के साथ साथ क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना। और हमने देखा था पहले, हमने किया भी है कि जब वेव का रिफ्लेक्शन रिजिड बाउंड्री से होता है तो हमेशा क्या बनेगा, ये तो फिक्स है कि हमेशा यहां पर नोड बनेगा ऑलवेज। जब रिजिड बाउंड्री से वेव का रिफ्लेक्शन होता है देयर इज ऑलवेज नोड, और हमेशा जब हमने देखा था जब ओपन बाउंड्री से या ओपन बाउंड्री है से रिफ्लेक्शन होगा तो वह हमेशा एंटी नोड बनता है, एट दैट प्लेस ऑलवेज एंटी नोड फॉर्म, तो हमेशा वहां एंटी नोड बनता है। तो कुछ भी, कोई भी मोड ऑफ वाइब्रेशन हो, इन एनी नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो यहां पर भी मैंने बताया कि अगर हम x को कर देते हैं 0 तो ये पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 0 हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू l कर दें तो x की वैल्यू अगर l करेंगे, देखो आगे करते हैं, अगर हम x की वैल्यू l करते हैं तो क्या होगा, जब x को l से के इक्वेट करेंगे तो साइन kx की वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि x जब l करेंगे तो यहां पर एंटी नोड बन रहा है। तो मैंने बताया कि y की वैल्यू डिपेंड कर रहा है x पे, तो x की वैल्यू है 0, यानी कि क्लोज्ड एंड पे हमने x 0 मान लिया, तो देयर इज नोड बिकॉज साइन 0 इज 0। और अगर हम ओपन एंड पे जाएंगे यानी x की जगह l पुट करेंगे तो साइन kx की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए, तभी तो y मैक्सिमम होगा, क्योंकि एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि एट ओपन एंड ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो ओपन एंड है
वहां पर x होगा l के इक्वल, तो y मैक्सिमम, वहां y मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। और y मैक्सिमम कब होगा, जब साइन k और x के लिए l डालोगे, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि ये तब होगा जब ऐसा हो, ऐसा सिचुएशन होगा बहन। साइन के एल यानी x के लिए l डाल दिया, तो ओपन एंड पे साइन के एल की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी y मैक्सिमम होगा, क्योंकि y x डिपेंडेंट है, वहां पर एंटी नोड बन रहा है ना। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू +-1 कौन से एंगल पे होती है, तो एल के एल कितना हो जाएगा फिर, या तो π/2 होगा, या 3π/2 होगा, या 5π/2 होगा, या सो इस तरह से आगे होगा, है ना। ये हो गया। तो इसको अगर हम एक सिंगल वर्ड में लिख दें, एक कॉमन फार्मूला बना दें इसका, तो साइन के एल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, साइन के एल की वैल्यू आनी चाहिए कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 2n-1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है ये। अगर n की वैल्यू 1 प्लेस करोगे तो ये आ जाएगा, 2 प्लेस करोगे यहाँ तो ये आ जाएगा, 3 प्लेस करोगे तो ये आ जाएगा, सो ऑन। यानी कि जो KL है दिस इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। और k की वैल्यू क्या होती है, देखो 2π/λ, L इक्वल टू 2n-1 π/2, तो यहां से लैम्डा कितना, पाई से पाई कैंसिल हो गया पहले तो, और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4l/2n-1, लैम्डा जाएगा हमारा ये मतलब स्टेशनरी वेव जब बनेगा, तो स्टेशनरी वेव में ये वेवलेंथ का फार्मूला आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव फॉर्म इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें जो स्टेशनरी वेव बनेगा, ये उसकी वेवलेंथ का एक्सप्रेशन आ गया, उसका फार्मूला आ गया, ठीक। अब इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, डिफरेंट नॉर्मल मोड्स लेंगे, और डिफरेंट नॉर्मल मोड्स में कहां कहां नोड बनेगा, कहां कहां एंटी नोड बनेगा, जो अलग अलग मोड की फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी, वो क्या होगी, उसका फंडामेंटल मोड से क्या रिलेशन होगा, तो वो सारी चीजें अभी हम आगे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब आगे देखो उसमें क्या है, तो ये सब चीजें हो गई हमारी, इसको खत्म कर देते हैं। अब देखो क्या है, अब डिफरेंट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन लेते हैं। जैसे हम बोले, देखो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन, जो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसमें n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लैम्डा 1 हमारा आ जाएगा 4l 2 × 1 - 1, यानी कि 4l/1, यानी कि लैम्डा 1 आ गया 4l, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल मोड में जो स्टेशनरी वेव बनेगी उसकी वेवलेंथ पाइप की लेंथ की 4 टाइम्स होगी। तो नेचुरल सी बात है, जो वेव इसमें बनेगा, क्योंकि लेंथ तो l है, तो l जो आ जाएगा वो λ/4 आ जाएगा, यानी कि 1/4 वेव बनेगी। और 1/4 वेव का मतलब क्या होता है, जैसे एक कंप्लीट साइकिल होगी वेव की, मान लो ये, तो ये यहां से यहां तक कितना हो गया, हाफ, यहां से यहां तक कितना हो गया, उसका भी हाफ, तो ये 1/4 हो गया, ये यहां से यहां तक जो है ये 1/4 वेव हो गया, यानी जीरो से पीक पे, या पीक से जीरो पे जो जाने का टाइम होता है, या जो वेव बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी वो क्या होगा, 1/4 वेव होगा। यानी कि फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो वेव क्रिएट होगी उसकी वेवलेंथ स्ट्रिंग की लेंथ की 4 टाइम्स होगी। देखो यहां पर बनाते हैं, तो कैसी वेव बनेगी, इसको छोटा छोटा कर देते हैं इसको, हाँ, तो कैसी वेव बनेगी इसमें, यानी कि यहां तक नोड बनेगा, और इस तरीके से यहां ऐसे, ये देखो इस तरह से वेव बनेगा, ये यहां पर एक इंसिडेंट हो गया, एक रिफ्लेक्टेड वेव हो गया, ये यहां पर क्या बनेगा, एंटी नोड, इस तरह से। तो ये जो यहां से यहां तक इसकी लेंथ आ गई, कितनी है, λ1/4 है, ये यहां जो आ गया हमारा, ये जो L है, मतलब जो वेव बनी है वो λ1/, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो इतना वेव कवर करेगा, यानी L इक्वल्स टू यहां पर λ1/4 है, 1/4 वेव बनी है, एक एंड पे नोड, दूसरे एंड पे एंटी नोड, ठीक है। अब इसको देखो हम कहते हैं, इसको फार्मूला हम साइड में लिख देता हूं, क्योंकि बार बार से यूज आएगा, 4l/,
2n-1। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस नॉर्मल मोड की, देखो f1 इंटू λ1, ये v होना चाहिए, वेयर v इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो f1 की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन λ1, यानी कि v बाई 4l, v बाई 4l। हाँ, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फर्स्ट नॉर्मल मोड में देखो, जो फर्स्ट नॉर्मल मोड होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड वेव की या स्टेशनरी वेव की, वो v बाई 4l होती है। यानी कि एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में इससे कम फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव क्रिएट नहीं हो सकती। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो एक स्टेशनरी वेव की जो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में बन सकता है। तो इससे कम फ्रीक्वेंसी की वेव क्रिएट यहां पर नहीं हो सकती है ना। तो इस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में, एक मिनट, in this normal mode of vibration, in this normal mode of vibration, frequency of sound wave is minimum होगी, है। कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे इस फ्रीक्वेंसी को, कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। और इसमें एक और चीज होता है एंड, और जो आवाज आएगी, नोट और साउंड प्रोड्यूस्ड in this mode of vibration called फर्स्ट हार्मोनिक, जिसको हम क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इस मोड, यानी कि इस मोड में, यानी कि कोई भी पाइप इससे कम फ्रीक्वेंसी की वेव क्रिएट नहीं कर सकता। उसमें साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी से कम यहाँ पर क्लोज हो गए पाइप पर नहीं हो सकती है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको नोट कर लो पॉज करके, और क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, नोटेड साउंड, ठीक। अच्छा, अब आते हैं सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में, सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में n की वैल्यू हो जाएगी 2। n जब 2 डालोगे तो λ2 हमारा आ जाएगा 4l/3, यानी कि इसमें अगर देखो ध्यान से, तो जो l आएगा वो 3λ2/4 आएगा, यानी कि इसमें 3/4 वेव बनेगी। इसी के अंदर अगर हम सेकंड हार्मोनिक में आ जाते हैं, देखो सेकंड हार्मोनिक में आ जाते हैं, इसी में कर देता हूं, चलो। अगर हम सेकंड हार्मोनिक में आएंगे तो जो वेव क्रिएट होगी वो क्या होगी, 3/4 ऑफ वेव बनेगी, आधी और उसकी एक आधी वेव और उसकी आधी वेव। यानी कि हम ये कर देते हैं, यहां तो नोड बनेगा इस तरह से हो गया। ये देखो ऐसे बनेगा, इस तरह से बना इसमें। तो इसमें क्या होगा, ये हो गया नोड, यहाँ पे देखो नोड हो गया। एंटाई नोड कहाँ बना इसमें, ये एंटाई नोड है और एंड पे एंटाई नोड है। तो 3/4 ऑफ वेव बनी इसमें, x = l, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो f2 क्या हो जाएगा,
F2 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज, ये जाएगा हमारा v अपॉन लैम्डा टू, और v अपॉन लैम्डा टू की वैल्यू ये डाल दो, ये तो 3 ऊपर आ जाएगा और 4L नीचे आ जाएगा। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। तो F2 जो रहेगा हमारा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F1, ट्वाइस नहीं सॉरी थ्राइस, 3 टाइम्स ऑफ F1। ये यानी कि सेकेंड नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल मोड की 3 टाइम्स होगी, फंडामेंटल मोड की 3 टाइम्स होगी। ठीक है, तो इस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या पहले लिख देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, this normal mode of vibration is thrice of fundamental frequency, thrice of fundamental frequency and thrice of fundamental frequency and note or sound produce, इसमें पहले क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक, एक मिनट, नोट और साउंड produced in this mode of vibration, in this mode of vibration, in this mode of vibration called third harmonic, क्या बोलेंगे, called third harmonic और फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट, ये ध्यान रखना है, थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक, यानी 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन मैंने बताया था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सुपर इंपोज करके जो बनती है, तो पहली बार सुपर इंपोज हो रही है, इसलिए एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें एक फ्रीक्वेंसी को और सुपर इंपोज कर दिया आपने, तो सेकेंड नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी एक और को सुपर इंपोज किया तो फर्स्ट ओवरटोन हुआ है। तो ये हार्मोनिक हो गया ये, और सुपर इंपोज करने से कौन सी सुपर इंपोज करी है, कि सेकंड हार्मोनिक को मैं, हमने जो फ्रीक्वेंसी आई वो फर्स्ट हार्मोनिक वेव मेरी फ्रीक्वेंसी थी, उसमें एक और फ्रीक्वेंसी को सुपर इंपोज कर दिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट, एक के ऊपर एक और सुपर इंपोज किया तो फर्स्ट ओवरटोन हो गया, तो थर्ड हार्मोनिक हो गया और फर्स्ट ओवरटोन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा थर्ड हार्मोनिक हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, देखो उसमें ऐसे ही थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन पर आते हैं। इन थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन अब हम करते हैं थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में n की जगह आप क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, तो लैम्डा 3 जो आपका जाएगा वो होगा L अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 1, तो L अपॉन कितना आ गया 5, 4L था यहाँ पर, सॉरी 4L अपॉन 5, तो ये हमारा ये हो गया, इसमें 2n था यहाँ पर, 2n माइनस 1, तो 5 आ गई है। तो यहाँ से जो लैम्डा 3 आ जाएगा, देखो L जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/4 और इंटू 5/4 इंटू लैम्डा 3, यानी कि आ जाएगा 1 + 1/4, यानी कि लैम्डा 3 और ये आ जाएगा लैम्डा 3/4, यानी कि कंप्लीट वेव बनेगी और एक 1/4 वेव बनेगी। कैसे देखो, ये हमने लिया है ना, तो यहाँ पर एक कंप्लीट वेव बनेगी, एक कंप्लीट वेव का मतलब ये है देखो इस तरीके से बना, यानी कंप्लीट वेव बनी और 1/4 वेव बनी, यानी इस साइड पे क्या बन गया, नोड, क्या बनेगा एंटी नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पर यहाँ एंटी नोड, नोड और ये एंटी नोड यहाँ पर बना, 3 नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन आ गया, यानी कि इसमें जो वेवलेंथ होगी वो ये होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसमें F3, ये जाएगा लैम्डा 3 V अपॉन लैम्डा 3, V और लैम्डा 3 हमारा ये है, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 4L नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। तो
F3 आ गया 5 टाइम्स ऑफ F1, ये आ गया। यानी कि थर्ड नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फंडामेंटल मोड की 5 टाइम्स होगी। तो क्या बोलेंगे इसको? फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे। नोट और साउंड को क्या बोलेंगे? फिफ्थ हार्मोनिक, क्योंकि ये फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी का फिफ्थ 5 टाइम्स है। और सुपर इम्पोज जो हुआ है वो 2 को सुपर इम्पोज किया, F1 को किस पे सुपर इम्पोज किया? F2 को सुपर इम्पोज किया और F3 को सुपर इम्पोज किया। तो एक के ऊपर 2 सुपर इम्पोज किए, तो क्या बोलेंगे इसको? सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। एक के ऊपर 2, यानी कि जो हार्मोनिक होता है उससे एक कम, ऐसे मान लो, या हार्मोनिक नहीं, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है F3 फ्रीक्वेंसी है इस मोड की, तो इससे एक कम फ्रीक्वेंसी जो होगी, यानी कि F2, क्या बोलेंगे इसको? सेकंड हार्मोनिक बोल देंगे इसको, है ना। तो इसको फिफ्थ ओवरटोन बोलेंगे, सॉरी फिफ्थ ओवर सेकंड ओवरटोन बोलेंगे। तो हार्मोनिक हो गया फिफ्थ और ओवरटोन हो गया सेकंड, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर 2 बार सुपर इम्पोज किया, F2 और F3 दोनों को सुपर इम्पोज किया, तो एक के ऊपर 2, तो सेकंड ओवरटोन और हार्मोनिक हो गया आपका ये। ठीक है। तो थर्ड नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 टाइम्स होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की, तो फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। और थर्ड मोड, या उसको क्या बोलते हैं? थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को सेकंड ओवरटोन भी बोलते हैं, क्योंकि वो F1 के ऊपर F2 और F3 को सुपर इम्पोज करके बात आया F3। तो 2 को सुपर इम्पोज किया F3 लाने के लिए, F1 को और F2 को सुपर इम्पोज किया तो F3 आया। तो क्या बोलेंगे? सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं इसको। तो क्या बोलेंगे इसमें? इन दिस नॉर्मल mode of vibration, in this normal mode of vibration, frequency of sound wave is thrice, sorry, thrice नहीं, 5 times, is 5 times the frequency of 5 times the fundamental frequency to the theta, 5 times fundamental frequency, 5 times the fundamental frequency, note or sound produced called, क्या बोलेंगे इसको? दिखता है, हाँ, note or sound produced is called फिफ्थ हार्मोनिक। फिफ्थ हार्मोनिक, ये फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। और सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन। तो फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से आगे इसको हम क्या करते हैं? इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? सो ऑन करके पॉज करके नोट कर लो सारा। nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन करेंगे अब। इन nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो यहां लिख देते हैं nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो लैम्डा एन वही जो फॉरवर्ड ड्राइव किया था 4n/2n-1, ये nth नॉर्मल मोड की हो गया। और जो फ्रीक्वेंसी होगी fn, वो क्या होगा? 2n-1 टाइम्स ऑफ fn, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी। क्योंकि अगर इसमें चलो पूरा ही कर देते हैं, तो fn हो जाएगा हमारा v/λn, ये डाल दो तो ये जाएगा 2n-1 इंटू v/4l। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो 2n-1 और इंटू f1 हो गया nth नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, frequency of this normal mode of vibration, frequency of this normal mode of vibration is 2n-1 times minus times the fundamental frequency, and note or sound produced called 2n-1 harmonic, 2n- harmonic or n-1 overtone,
यानी कि जो ये वाली फ्रीक्वेंसी आई fn, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को n-1 टाइम्स के ऊपर n- टाइम्स दूसरी फ्रीक्वेंसी को सुपर इम्पोज करने के बाद आई है। तो ओवरटोन क्या हो गया, उससे एक कम, जितनी फ्रीक्वेंसीज है उससे एक कम, ठीक है। तो ये n-1 ओवरटोन हो गया और ये 2n-1 हार्मोनिक। ध्यान रखना ओवरटोन क्या होता है, हार्मोनिक क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2n-1 हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन हो गया, ये nth मोड की फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसमें एक चीज देखो, ये जो हमने ये पॉज करके आप नोट कर लो सारा, पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो क्या है कि जो अलग अलग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें अगर हमने फ्रीक्वेंसी देखी तो फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी एक साथ लिख दूंगा, तो f1 कितना था, ये था हमारा फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या थी, v/4 टाइम्स ऑफ l थी, ये थी ना। और सेकंड नॉर्मल मोड की क्या थी, f2 क्या था, 3 टाइम्स ऑफ f1 था। f3 कितना था, 5 टाइम्स ऑफ f1 था, एंड सो ऑन, इस तरह से था। यानी कि अगर मैं फर्स्ट नॉर्मल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 मान लो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को क्या मान लो, f1 मान लो, यानी कि f1 मान लो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आप f1 ले लो तो f2 कितना आ गया, थ्राइस ऑफ f1 आ गया, 5 टाइम्स ऑफ f1 आ गया, सो ऑन। fn कितना था, 2n-1 टाइम्स ऑफ f1 था। ये हमारी अलग अलग मोड की फ्रीक्वेंसीज थी। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो सारे के सारे ऑड इवन मल्टीपल ऑफ जो फैक्टर्स होंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के वो उसमें मिसिंग है। यानी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो अलग अलग मोड की फ्रीक्वेंसीज होती है वो सिर्फ फंडामेंटल मोड की ऑड मल्टीपल्स होती है। यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसमें मिसिंग होती है, जो एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ गया। तो ये हमारा अच्छा फंडा और वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला था, 4l/2n-1, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमने निकाला इस तरह से। तो ये हमारा हमने देखा कि जब हम अलग अलग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि जो इवन मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वो सारी मिसिंग्स हैं, ओनली ऑड मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर हियर, ठीक है। दूसरी चीज अगर देखोगे तो वेवलेंथ एल के पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जितना एल कम होता जाएगा वेवलेंथ उतनी ही कम होती जाएगी सेम मोड के लिए, है ना। और फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। कभी आपने सुना है ऐसा करते हुए कि कहीं आप टैप में पानी चला दो और बकेट में पानी भरता रहे, है ना, और हम गेट बंद कर दें बाथरूम का मान लो, या हम अपना जो वॉशरूम है उसका बाथरूम का अगर हम गेट बंद कर दें और पाइप टैप ऑन कर दें और साउंड की बाहर आवाज आ रही है पानी गिरने की, तो बाहर से हमें पता लग जाता है आवाज को सुन करके कि अब जो है जो बकेट है वो भरने वाला है, फिल होने वाला है। कैसे पता लगता है, क्योंकि जैसे जैसे बकेट फिल होता जाएगा वैसे वैसे ये ऐसे ये क्लोज एंड जो है उसका ऊपर आता जाएगा, क्योंकि साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है क्लोज ऑर्गन से। जैसे पानी भरता जाएगा वो भरता जाएगा तो ये जो ओपन हिस्सा है वो कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे ओपन हिस्सा कम होता जाएगा तो लेंथ कम होती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बढ़ती जाएगी। तो जब पूरा बकेट खाली होगा तो भम ऐसे आवाज आएगी, है ना। मतलब एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, लाउडनेस ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, पिच कम होगी। लेकिन जैसे जैसे वो कम होने लगेगा उसकी लेंथ, यानी वो भरने लगेगा, तो वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी और उससे जो आवाज आएगी वो फ्रीक्वेंसी उतनी श्रिल और श्रिलनेस होती जाएगी। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करेगी, उसमें सेम मोड के लिए फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो हमारे पास जो आवाज आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे फिल होता जाएगा, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ कम होता जाएगा, वेवलेंथ कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम बाहर से देख के कह सकते हैं कि भाई अब जो है हमारा बकेट भरने वाला, जाके बंद कर दो टैप को। तो ये सब वही कंसेप्ट है, सेम चीज है। तो ये हमने देखा। अच्छा फ्रीक्वेंसी अगर निकालोगे अलग अलग मोड की तो फ्रीक्वेंसी का रेशियोज क्या है, अगर f1 रेशियो, f2 रेशियो, f3 सोन अगर करोगे तो क्या आएगा, 1 3 5 और सोन। इस तरह से जो इवन वाले हैं वो सारे मिसिंग है इसमें। तो ये हमारा स्टैंडिंग वेव हो गया किसमें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, जो एक एंड से क्लोज था दूसरे एंड से ओपन था। और इसमें हमने डिफरेंट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन किए और हमने देखा कि डिफरेंट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन जब हमने ऑब्जर्व किया या देखा हमने, हमें पता लगा कि इसमें जो इवन मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की वो सारी मिसिंग होती है ना।
और ये उसकी वेवलेंथ का फार्मूला है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेशनरी वेव इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेशनरी वेव इन यानी कि साउंड वेव का रिफ्लेक्शन करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप में, यानी वो दोनों एंड से क्या होगा, ओपन होगा, स्टेशनरी वेव बनेगी और उसमें देखेंगे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती है वो क्या होती है, अलग अलग नॉर्मल मोड्स में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कैसी होगी और क्या होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा है तो क्या करना है, वही चीज, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, खुद भी सीखना है और जिससे दूसरे भी सीख सके, यानी दूसरों को भी सिखाना है। टाटा बाय, सी यू।